नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। झारखंड में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी, 21 अगस्त से जनसुनवाई। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL की बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। निगम की टैरिफ प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से JBVNL के प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां मांगी गई हैं। जनसुनवाई की प्रक्रिया की शुरुआत 21 अगस्त से शुरू होगी। इसके बाद धनबाद, देवघर, डाल्टनगंज और रांची में जनसुनवाई होगी। सुनवाई पूरी करने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग आवश्यकतानुसार टैरिफ दर बढ़ाने पर निर्णय लेगा। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि JBVNL ने वित्तीय वर्ष 204-25 के में प्रति यूनिट घरेलू बिजली में 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव पूर्व में दिया है। वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट दर है। इसके साथ फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। JBVNL ने टैरिफ प्रस्ताव जारी कर उपभोक्ता से आपत्ति भी मांगी थी। हालांकि चुनाव को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि ज्यादा लोड उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जनसुनवाई की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग दरों की घोषणा करेगा। झारखंड में अगले 3 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून, बारिश को लेकर अलर्ट, तापमान में भी गिरावट। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मॉनसून के अगले 3 दिनों के दौरान सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी कायम है। इस दौरान राज्य के कई हिस्से में बारिश होने की उम्मीद है। राज्य में रांची समेत अन्य 15 जिलों में मॉनसून सामान्य हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में मॉनसून सक्रिय रहा। कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई, कहीं कहीं भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश बोकारो और पेटरवार में 172.5 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि देवरी में 82.5, पालगंज में 80.0, नंदाडीह में 78.8, राजमहल में 76.2, झिकपानी में 72, पलामू में 67, सिमडेगा 53.6, जमशेदपुर 48.8, गढ़वा 42, सरायकेला 43, रामगढ़ 42, खूंटी 36.8, गिरिडीह 35.2, पूर्वी सिंहभूम 32.4, लातेहार 30, गुमला 30 और लोहरदगा 25 समेत पूरे राज्य में बारिश हुई। रांची में 28.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि रांची में अब तक सामान्य वर्षापात 609 मिलीमीटर की तुलना में 602.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 19 कम बारिश वाले शेष जिले सामान्य की श्रेणी में आते हैं। बारिश से राज्य में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सामान्य से नीचे है। रांची का अधिकतम पारा बुधवार को 28.2 व न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 6 जिलों में चतरा, देवघर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और पाकुड़ जिले में 30 से लेकर 53% तक कम बारिश हुई है। झारखंड में बड़ा बदलाव, अब कैबिनेट विभाग देखेगा ED CBI के मामले, 38 प्रस्तावों पर लगी मोहर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में ED CBI सहित केंद्रीय एजेंसियों के मामले अब पुलिस मुख्यालय नहीं, मंत्रिमंडल व निगरानी विभाग देखेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। संविधान के अनुच्छेद -166 के अनुसार राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं और संविधान का ये प्रावधान राज्य सरकार को अलग अलग विभागों के अंतर्गत कार्य बंटवारा और कार्य के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार तय करने की शक्ति देता है। इसी उद्देश्य से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 बनाई गई। इसे राज्य सरकार की ओर से समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। झारखंड सरकार झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में नया प्रावधान शामिल करके मंत्रिमंडल, सचिवालय व निगरानी विभाग को इस संदर्भ में शक्ति दी है। ये केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों के खिलाफ कवच होगा। आपको बता दें कि झारखंड के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों व घाटानुदानित अन्य कॉलेजों के पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2004 के बाद से ये लाभ मिल सकेगा। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा होगा माफ, क्या है शर्त? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब सरकार किसानों के 50,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि झारखंड के किसानों का अब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ होगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 31 मार्च 2020 के पूर्व के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने शुरू में 50,000 रुपए तक की ऋण माफी की थी। इसमें 4,73,567 किसानों की ऋण माफी की गई। अब राज्य के करीब 4.75 लाख किसानों की 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना में एक ही परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक से ₹1 सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को 750 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। सारंडा में चलाया जा रहा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। दरअसल आपको बता दूं कि गुरुवार की सुबह मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा अंतर्गत बालेबा गांव के पास के जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में ऑपरेशन में लगे कोबरा की 209वीं बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची ले जाया गया ही। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों के जमावड़े की पक्की सूचना पर विगत बुधवार को भारी संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के जवानों को छोटा नागरा के रास्ते बालेबा पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा वृहद पैमाने पर नक्सलियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान गुरुवार की अहले सुबह कोबरा व सीआरपीएफ के जवान बालेबा गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर नक्सली कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। तभी नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से पहले से लगाए गए एक आईडी को ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद घायल एसआई को घटनास्थल से सुरक्षित जगह लाकर बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेज दिया गया है। इसकी पुष्टि जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने की है। वहीं एक अन्य अपुष्ट खबर के अनुसार छोटा नागरा से सारंडा के उप जंगल में जाने के दौरान दिकुपोगा उसरिया गांव से होकर कोलईबुरु क्षेत्र में सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के लिए रसद सामग्री ले जा रहा 3 ट्रैक्टर बुधवार को नाले में फंस गया था। बाद में उन वाहनों को काफी मशक्कत से निकाला जा सका। झारखंड के 14 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून एक्टिव, सरायकेला रहा सबसे गर्म। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। साइक्लोन का खास प्रभाव आज पूरे राज्य में होगा। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पेड़ लगाने के बाद उसे बचाने के अभियान में भी जनता अपनी भागीदारी निभाए, सीएम। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन आज हरे भरे पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल ने ले ली है। इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जनता पेड़ लगाने के साथ साथ उसे बचाने के अभियान का भी हिस्सा बने। आपको बता दें कि सीएम बुधवार को गड़खटिंगा में आयोजित 75वें वन महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की खातिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने और पेड़ों को बचने का संकल्प लें। कार्यक्रम में सीएम ने वन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया, कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और भागीदारी से प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित और मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। आज जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण को चुनौती मिल रही है, वह मनुष्य, जीव जंतु और पूरी प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में हम प्रकृति के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, अपनी जीवनशैली में बदलाव लाएं, पेड़ों से दोस्ती करें और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे घर बनाते हैं तो उससे पहले वहां एक पेड़ जरूर लगाएं। रोजगार मेले में लगे 21 नियोजकों के स्टॉल, 230 आवेदकों को मिली नौकरी, 217 हुए शॉर्टलिस्ट। दरअसल आपको बता दूं कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय बरटाड़ धनबाद में बुधवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 230 अभ्यर्थियों का चयन और 217 को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में 21 नियोजकों ने अपने अपने स्टॉल में अभ्यर्थियों से बायोडेटा लिया, उनकी पढ़ाई और कार्यानुभव से संबंधित जरूरी जानकारी ली। 40 परसेंटाइल वाले का भी अब नर्सिंग कॉलेजों में होगा नामांकन। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में स्थित नर्सिंग कॉलेजों के प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए तय न्यूनतम 40% अंक की जगह 40 परसेंटाइल कर दिया गया है।
40% न्यूनतम अंक होने के कारण अभी नामांकन नहीं होता था, सीटें खाली रह जाती थीं। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि इसके अलावा बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के शेयर दायित्व विभाजन के बाद झारखंड सरकार ने लातेहार स्थित बिहार सोलवेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड व बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड के अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इसी तरह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 619 कर्मियों को 1 जुलाई 2004 से वैचारिक रूप से समायोजित करते हुए अन्य वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था। राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस लड़े विस चुनाव या नया अध्यक्ष चुना जाए, इस पर वेणुगोपाल ने 1-to-1 की बात। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब रणनीति बनाने में जुट गई है। दिल्ली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को राज्य के सीनियर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। वेणुगोपाल ने बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेताओं ने 1-to-1 बात करके ये भी जानने का प्रयास किया कि झारखंड विधानसभा का चुनाव वर्तमान प्रदेश राजेश ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाए या फेरबदल की जरूरत है। सभी नेताओं ने इस संबंध में अपनी राय दे दी है, अब इस पर लिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बैठक में ये बात सामने आई कि वर्तमान में राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उससे आम जनता में काफी उत्साह है। लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं से वे लाभान्वित हैं। साथ ही राज्य सरकार के प्रति किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए सरकार तो मजबूत स्थिति में है ही, विधानसभा चुनाव में भी इसका गठबंधन को लाभ भरपूर मिलेगा। कहा गया कि महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार ने 100% काम किया है, जिसमें 21 साल से 50 साल तक अनार 50 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं के लिए योजना लाई गई है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना अलग से है। राज्यपाल ने राज्य में हो रही घटनाओं और विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। दरअसल आपको बता दूं कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाएं और विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। कहा है कि अफसर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाएं, विधि व्यवस्था की शिकायत मिलने पर तुरंत कदम उठाएं। राज्यपाल ने कहा कि अधिकारी प्रभावी ढंग से कदम उठाएं ताकि लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिले। बुधवार को एक बातचीत में उन्होंने कहा कि आज में आपराधिक घटनाओं के अलावा साइबर क्राइम और धोखाधड़ी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था का प्रभावी होना जरूरी है। कानून व्यवस्था के प्रभावी हो जाने से बहुत सी बातों पर ऐसे ही रोकथाम लग जाती है। बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात की। आपको बता दें कि राज्यपाल ने राज्य की विधि व्यवस्था और रांची में हुई आपराधिक घटनाओं और उस पर की जा रही कार्रवाई पर डीजीपी से जानकारी ली। राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। मुख्य सचिव एल ख्यांगते के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल ने उन्हें राज्य में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत सचिवालय में भी जमा होगा आवेदन। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों को ऑफलाइन आवेदन जमा करने की नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इधर राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद महिला, बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग रांची ने बुधवार को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए नया एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दिया है। इसके तहत मैया सम्मान योजना की लाभार्थी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकती हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नियाज अहमद ने बताया कि विभाग द्वारा जारी नया एसओपी के तहत आंगनबाड़ी केंद्र अथवा पंचायत सचिवालय में ऑफलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी सुविधा अनुसार कहीं भी ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकती है। विभागीय निर्देश के तहत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो, नहीं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रांची गौशाला न्यास को गोवंश के भोजन के लिए 7.5 लाख मंजूर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड गौ सेवा आयोग की 12वीं बैठक बुधवार को राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। हिसाग, हटिया स्थित कार्यालय में हुई बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वर्मी कंपोस्ट की खरीदारी समेत अन्य विषयों पर विचार व्यक्त किए। बैठक में 12 प्रस्तावों पर आयोग ने अनुमोदन किया। उपाध्यक्ष राजू गिरी भी बैठक में मौजूद रहे। आयोग ने रांची गौशाला के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय और वित्तीय वर्ष 2024-25 के जुलाई माह तक के व्यय और वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन किया। रांची गौशाला न्यास रांची को 75 गोवंश के भोजन मद में दूसरी किश्त 750,000 रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। श्री वैद्यनाथ धाम गौशाला देवघर को 83 गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद के लिए 747,000 रुपए व्यय की स्वीकृति प्रदान की। कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी शाखा हजारीबाग को 57 गोवंशीय पशुओं के लिए अनुदान 5
13,000 रुपए के विमुक्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री कोडरमा गौशाला समिति यदुटांड झुमरी तिलैया में प्राधिकृत स्तर से जब्त कर रखे गए 27 गोवंश के भोजन मद में 9,85,000 रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई। आपको बता दें कि इसके अलावा गौ सेवा आयोग नियमावली 2007 के नियम 12 व्यय की रीति में दर्शित सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया। निबंधित गौशालाओं में हाइमास्ट लाइट के अधिष्ठापन के लिए 5 लाख से अधिक राशि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई। 9 नई गौशालाओं के निबंधन के लिए जटिल प्रक्रिया को भी शिथिल कर दिया गया। झारखंड पॉलिटिक्स, जयराम की पार्टी को चुनाव आयोग से मिली मान्यता, मैदान में उतरने के पहले ही संगठन में उभरे मतभेद। दरअसल आपको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। JBKSS अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKS के नाम से जाना जाएगा। चुनाव आयोग ने JLKS को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द चुनाव चिन्ह जल्द चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिलीप कुमार वर्मा ने JLKS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी। अब चुनाव आयोग जल्द ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। चुनाव आयोग की ओर से मोर्चा को 3 चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया जाएगा, जिसके बाद पार्टी की ओर से इन 3 चुनाव चिन्ह में से एक का चयन कर आयोग को सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि इधर जयराम महतो की पार्टी की ओर से भी विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगा गया है। जयराम महतो ने इस संबंध में आम सूचना जारी की है। जारी आम सूचना में कहा गया है कि ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वे 8 से 13 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। रोक लगाए, खुले में गोवंश मांस की बिक्री पर झारखंड HC का रांची SSP को आदेश। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के SSP को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने SSP से पूछा कि झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है। रांची सहित राज्य में कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश की गई, जिसमें खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री होती दिख रही है। इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर शहर में खुली जगहों पर यह कारोबार हो रहा है तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे खुले में गोमांस की बिक्री होने की बात को वेरीफाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश के बाद भी चिकन एवं मीट दुकान संचालक काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप संचालकों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जनहित याचिका श्यामानंद पांडे की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरे एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं। ये भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है। बांग्लादेश क्राइसिस, मौत किसे कहते हैं, हुआ महसूस, अब कभी नहीं जाएंगे बांग्लादेश, दहशत में रांची लौटे लोग। दरअसल आपको बता दूं कि भारी हिंसा और उपद्रव की स्थिति के बीच बांग्लादेश से रांची लौटे बूटी स्थित कृष्णपुरी निवासी आशीष कुमार पाल वहां की स्थिति को याद कर अब भी सिहर उठते हैं। वो कहते हैं कि उपद्रवी निरंकुश हो चुके हैं, वो किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं और फिलहाल अराजक हो चुके लोग वहां नियंत्रण से बाहर हैं। उनके मनमाने व्यवहार और लगातार हो रही हिंसा से हमारे जैसे लाखों लोग वहां भय के वातावरण में जी रहे हैं। पिछले 1 साल से वहां काम करने के दौरान हम भी इतना कभी नहीं डरे जितना अब सहमे हुए हैं। पहले कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग किसी तरह जान बचाकर सही सलामत अपने घर लौट आए। भारत की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही धरती माँ को नमन किया और भगवान को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि आशीष ने बताया कि वो 1 साल से बांग्लादेश में BSRM नाम की एक स्टील कंपनी के तकनीकी विभाग में काम कर रहे थे। विद्रोह की स्थिति के बीच ही वो कोलकाता से होकर 18 जुलाई को बांग्लादेश पहुंचे। रात को 2 बजे ढाका पहुंचने के बाद बस में सवार हुए। उनके साथ बस में झारखंड के 2 और बिहार के 3 लोगों समेत उत्तर प्रदेश और ओडिशा के दर्जनों लोग थे। ढाका के जतराबारी में आधी रात के समय अचानक बड़ी संख्या में विद्रोहियों ने उनकी बस पर हमला कर दिया। इस बीच पुलिस पहुंची तो हम लोगों की जान में जान आए। झारखंड के बाबाधाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, 16 दिनों में 27.50 लाख कांवरियों ने किया जलार्पण। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ बाबाधाम में 22 जुलाई से चल रहे ऐतिहासिक श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं और कांवरियों का सैलाब उमड़ रहा है। बीते 16 दिनों में 27,49,495 कांवरियों ने बाबाधाम स्थित मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया है। इनमें करीब 3 लाख बाल कांवरिया भी शामिल हैं।
देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण के लिए गर्भगृह के अंदर और बाहर विशाल अर्घा लगाए गए हैं। 6 अगस्त तक गर्भगृह में स्थित अर्घा के माध्यम से 17,45,396 और बाहरी अर्घा से 9,36,755 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया है। इसके अलावा शीघ्र दर्शन व्यवस्था के तहत 67,344 श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है। आपको बता दें कि उपायुक्त ने बताया कि सोमवार को श्रद्धालुओं और कांवरियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बीते सोमवार को जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लगभग 10 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी। मेले के दौरान मंदिर को विभिन्न स्रोतों से अब तक 2,88,26,000 रुपए की आमदनी हुई है। क्या हेमंत सोरेन को कोर्ट की पेशी से मिल पाएगी छूट? 17 जुलाई को विशेष अदालत करेगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं कि ईडी के समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट वाली याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद MPLLA के विशेष कोर्ट ने 17 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने 5 जुलाई को उक्त मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी। बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ये शिकायतवाद रांची की निचली अदालत में जनवरी 2024 में कराया गया है। बताते चले कि ईडी के 8 समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। आपको बता दें कि रांची, झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से ही हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन विकास और शहरीकरण के दौर में हरे भरे पेड़ों से आच्छादित जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। हमें ये देखना होगा कि जहां घर बनाए वहां एक पेड़ जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ये बातें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गड़खटिंगा में आयोजित 75वें वन महोत्सव 2024 को संबोधित करते हुए ये बातें कही। झारखंड में थर्ड फ्रंट की बैटिंग, 81 सीटों पर उतरेंगे खिलाड़ी, टेंशन में NDA और INDIA। दरअसल आपको बता दूं कि NDA और INDIA के खिलाफ झारखंड में तीसरा मोर्चा बनाया गया है। इसका नाम झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा गठबंधन जनमत रखा गया है। इसकी अगुवाई झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा एवं झामुमो उलेगोलान के प्रमुख व पूर्व सांसद कृष्णा मारी कर रहे हैं। 10 संगठन इस तीसरे मोर्चा में शामिल हैं। 8 अगस्त को जमशेदपुर में इसकी बैठक होगी, जिसमें समन्वय समिति बनाई जाएगी। ये घोषणा पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सोमवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में की। आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। बेसरा ने कहा कि झारखंड का निर्माण हुए 24 साल हो चुके हैं। 17 साल बीजेपी और फिर झामुमो की सरकार रही। दोनों राजनीतिक पार्टी ने झारखंड को सिर्फ ठगने का काम किया है। चुनाव के दौरान दोनों पार्टी ने जो भी वादे किए थे पूरे नहीं किए। इसलिए झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा गठबंधन जनमत का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में उनका गठबंधन राज्य की सभी 81 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और गांव की सरकार बनाने का काम करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।